एंड वेलकम टू द एस्पायर लर्निंग हब। आज मैं एक नई चीज के साथ आई हूँ आपके पास, और जिसमें हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू द पेडागोजी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इन द वर्ड फर्स्ट एमसीक्यूज दैट वी हैव इज द वर्ड पेडागोजी मींस। सो ऑप्शंस आर आपके सामने हैं कि आर्ट ऑफ प्लानिंग, सॉरी पेंटिंग, आर्ट ऑफ साइंस एंड टीचिंग। सो एक्चुअली पेडागोजी इट इज द आर्ट ऑफ लाइक टीचिंग। सो टीचिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस और टीचिंग, ये दोनों जो है वो सेम चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टीचिंग। तो टीचिंग मतलब जो प्रोसेस है उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है। गिविंग इन्फॉर्मेशन, यस। टीचिंग में से तो होता है इन्फॉर्मेशन हम देते हैं स्टूडेंट्स को, डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी, ये भी हो जाता है साइड में। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स, तो कौन सा इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैसिलिटेटिंग लर्निंग। ठीक है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग मैं यहाँ पे हाईलाइट करती जा रही हूँ ताकि आपको इजी हो। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, और इसमें था बी जो कि आर्ट ऑफ साइंस एंड टीचिंग। एंड देन वी हैव एमसीक्यू नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई एजुकेशन इज। अब जॉन ड्यूई का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, तो उसका क्या ऑप्शन होगा। अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, अ सोशल प्रोसेस, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग फॉर एग्जाम। सो वैसे तो मतलब एजुकेशन को हम डिफरेंट, हर किसी की जो है अपनी फिलोसॉफी होती है, लेकिन जॉन ड्यूई के मुताबिक एजुकेशन जो है वो एक सोशल सोशल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो सॉरी क्योंकि इसमें हम जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और ये चीजें जो है वो सीखते हैं, उनका कल्चर सोसाइटी का। तो ये एक सोशल प्रोसेस है। देन वी हैव which method is most suitable for developing critical thinking। अब critical thinking डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा सुइटेबल है। लेक्चर मेथड, नो। प्रोजेक्ट मेथड, रोट लर्निंग और कॉपिंग नोट्स। सो कॉपिंग नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रोट लर्निंग, ये रेटाफिकेशन या मतलब ये जो चीजें होती है ये भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में जब बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनके माइंड में बहुत सारे क्यूरीज होती हैं जो उनको सॉल्व करते हैं, थ्रू प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है द मेन गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू। अब मेन गोल क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या है। एक तो मेंटेन डिसिप्लिन, क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, पुश स्टूडेंट्स फॉलो स्कूल रूल्स। तो अगर हम मेन गोल की बात करें तो इसका मेन गोल जो है वो ये है कि क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ना कि डिसिप्लिन हो। क्योंकि मोस्टली क्लासेस के अंदर डिसिप्लिन जरूरी नहीं कि मेंटेन हो, क्योंकि बच्चे जब डिस्कशंस करते हैं तो डिसिप्लिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो मेन जो है मतलब गोल है वो है क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। Next, we have who is known as the father of modern education psychology. So, modern educational psychology के जो फादर हैं वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो जो है वो मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी के क्या लगे, फादर लगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7, दैट इज द टर्म करिकुलम रिफर्स टू। मोस्टली हम ये गलती करते हैं कि करिकुलम को हम जो है वो सिलेबस या टेक्स्ट बुक से करते हैं, बट नहीं। करिकुलम जो है ये है टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। जो जो कुछ बच्चे सीखते हैं उनमें जो जो स्किल्स में आ जाते हैं, या फिर जो जो मतलब टेक्स्ट बुक्स के जरिए जो चीजें सीखते हैं, तो इसमें ओवरऑल चीजें आ गई। टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। ऑप्शन नंबर सॉरी एमसीक्यू नंबर 8, which of the following is an example of formative assessment। सो हम सब जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट, वन इज फॉर्मेटिव एंड सेकंड इज समेटिव। एंड द फॉर्मेटिव असेसमेंट विच इज द ऑनगोइंग असेसमेंट, यानी कि आप क्लास के दौरान बच्चों से जो असेसमेंट लें वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। यानी कि हर टॉपिक, हर लेक्चर के बाद जो असेसमेंट ली जाए वो फॉर्मेटिव। तो फाइनल एग्जाम ऑब्वियसली वो डेली बेसिस पे नहीं होते, मिड टर्म भी नहीं होते, डेली क्लास क्विज, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी है एनुअल बोर्ड एग्जाम्स, तो ये भी एनुअली होते हैं। तो करेक्ट जो चॉइस है जो कि ऑनगोइंग हमारा प्रोसेस है या ऑनगोइंग असेसमेंट है वो है डेली क्लासरूम क्विज। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Then we have, according to Bloom's taxonomy, the highest level of learning is अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने जो हमें उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव लेवल के अंदर जो है वो कुछ 6-7 स्टेजेस दी थी, 6 सॉरी स्टेजेस दी थी, जिसमें हमारा आता है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन एंड देन क्रिएटिंग। अब जो हमारे पास ये जो तीन है ना शुरू वाले, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, ये जो है लोअर लेवल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग इनको हम कहते हैं। और जो उसके बाद
एनालाइजिंग, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग है वो हाईएस्ट थिंकिंग होते हैं, और जो लास्ट में क्रिएटिंग है वो हाईएस्ट है। तो इसमें क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो वो है हमारे पास क्रिएटिंग। दैट्स द राइट ऑप्शन। सॉरी, दो ऑप्शंस टिक हो गए हैं, मैं एक को erase कर देती हूँ। या, सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली क्रिएटिंग। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिस बाय विच मेथड। अब कौन सा मेथड है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी कि हम हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं, या जिसे हम काइनेस्थेटिक बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। सो द ऑप्शंस आर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कशन। लेक्चर में हम सब जानते हैं कि उसमें हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं होती, उसमें सिर्फ एक टीचर होता है जो कि लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें हम कुछ चीजें शो करते हैं। अब इनमें जो हैंड्स ऑन लर्निंग की हम बात करें कि कौन सा जो है मतलब ऑप्शन जिसमें हम जो है लर्निंग बाय डूइंग होता है, तो वो है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोजेक्ट मेथड। ओके, उसके बाद है हमारे पास अ टीचर्स मेन रोल इन द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इज टू। अब कंस्ट्रक्टिव थ्योरी हमने मतलब हम आप लोगों ने जानी होगी या आपके पता होगा। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर अगर टीचर का मेन रोल देखा जाए तो वो ये है कि मतलब वैसे तो टीचर जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करती है, या फिर क्लास को मतलब कभी कभार मतलब कंट्रोल भी करती है, मतलब क्योंकि अगर बच्चे वो नहीं करते। लेकिन हमारे पास यहाँ है कि कंस्ट्रक्टिव मतलब थ्योरी के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की अगर बात करें तो एक टीचर का मेन रोल ये होता है कि वो क्या करे, फैसिलिटेट एंड गाइड लर्निंग, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे और उनको गाइड करे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? हम सब जानते हैं कि लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि रेडीनेस हो गया, मोटिवेशन हो गया, रेलेवेंस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इफेक्ट हो गया, प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी, पार्टिसिपेशन, फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सोशल लर्निंग। ये सारे जो हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के। अब इनमें से जो ऑप्शन हमने मतलब बिल्कुल मैच ना करा हो वो है हमारे पास डिसयूज। रेडीनेस भी था उसमें प्रिंसिपल में, एक्सरसाइज भी प्रिंसिपल है एक लर्निंग का, और इंटेंसिटी भी प्रिंसिपल है। जो ऑप्शन नहीं है वो है डिसयूज। तो डिसयूज जो है वो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल। आई एम सॉरी अगेन। यस, तो जो डिसयूज है वो ऑप्शन नहीं है। किस चीज का प्रिंसिपल नहीं है? वो लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि इन पियाजे थ्योरी द स्टेज फ्रॉम 7 to 11 years इज कॉल्ड। अब जीन पियाजे ने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, उसमें है एक स्टेज है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, और नंबर 4 है फॉर्मल ऑपरेशनल। सो सेंसरी मोटर में जो है ये स्टेज होती है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक, प्री ऑपरेशनल होती है 2 इयर्स से लेकर 7 इयर्स तक, और जो कंक्रीट ऑपरेशन होती है ये होती है 7 years to 11 years। तो हमारे पास जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि जीन पियाजे की थ्योरी उसमें जो 7 ईयर से लेकर 11 ईयर तक होती है वो कौन सी होती है? सो द ऑप्शन विल बी कंक्रीट। ठीक है, concrete. Okay, so for option number, we have MCQ number 4. Who introduced the concept of zone of proximal development? So zone of proximal development का जो concept दिया था, या फिर हम जो कहते हैं क्या उसका नाम था? yes, तो उसका नाम है वाइगोट्स की है जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD भी बोलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट जो MCQ है वो है अकॉर्डिंग टू थॉर्न थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो क्या है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक? उन्होंने कहा था कि बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड while those followed by annoying or unsatisfying outcomes are less likely to occur। तो अब ये उनकी मतलब जो है एक लॉ ऑफ इफेक्ट था। तो अगर डेफिनेशन आपको याद होगी तो उस डेफिनेशन को आगे रखते हुए आप जो है करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। वो ऑप्शन है बी, बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन लाइकली टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। थैंक यू।